जी सर। तो वो इस तरीके से, और ये उसमें चलते चलते ही बना जी। पहले कुछ एक आध वो बने, उसके फिर दूसरा बना, फिर चलते चलते इस तरीके से ही बने हैं इसके जो बंद हैं या शेर हैं। ये सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ। जी। ये सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ। ये सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ। अपने गम की दवा कर ले, तू अपने गम की दवा कर ले, अपने गम की दवा कर ले, दर्द से रिश्ता जोड़ के आ। ये सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ। ते लहरों को कश्ती कर ले, तू लहरों को कश्ती कर ले, 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 तूफानों को मोड़ के आ। ये सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ। इंसानों में शामिल हो, तू इंसानों में शामिल हो, इंसानों में शामिल हो, तू इंसानों में शामिल हो, इंसानों में शामिल हो, शेख बरहमन छोड़ के आ। ये सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ। सारी दुनिया तेरी है, ये सारी दुनिया तेरी है, सारी दुनिया तेरी है, ये तेरा मेरा छोड़ के आ। ये सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ। यहाँ पर उसी दौरान जो है पुलिस की बहुत बर्बरता हुई थी जी, और तमाम तोड़ फोड़ हुई थी जी, और लोग बहुत डरे हुए थे। तब ये शेर बना था इसका जी, कि जो टूटा जो बिखरा है, जो टूटा जो बिखरा है, जो टूटा जो बिखरा है, चल उठ उसको जोड़ के आ। ये सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ। ठहरा ठहरा सा है सब कुछ, ठहरा ठहरा सा है सब कुछ, ठहरा ठहरा सा है सब कुछ, वक्त को अब झंझोड़ के आ। ये सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ। मंजिल पर आराम मिलेगा, मंजिल पर आराम मिलेगा, मंजिल पर आराम मिलेगा, कुछ चल के कुछ दौड़ के आ। ये सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ। ये सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ। इस तरह के बहुत सारे जो है वो हम लोगों ने उसमें वो किए, गीत संगीत और तमाम पुस्तिकाएं प्रकाशित की गीतों संगीत की, कैसेट बनाए और नाटक भी किए, नुक्कड़ नाटक भी किए और प्रदर्शनियां लगाई तमाम हमने उसकी। तो इस तरीके से पूरा जो है उसको एक जो मशाल थी उसकी आंदोलन की, तो उसमें तेल डालने का काम किया हम लोगों ने। मैं वही कह रहा हूँ क्योंकि वही हमारी भी क्योंकि यादें ताजा हो गई, वो जोश जो है फिर से हमारे अंदर भी आ रहा था सर। और वो भी है कि आपने जो है कुछ रचनाएं जो है नाटकों के लिए भी लिखी हुई है, तो उसमें से अगर आप सुनाएंगे तो फिर और हमारी थोड़ा यादें ताजा हो जाएंगी और हम भी उस दौर में जो है चले जाएंगे और हमारे दर्शकों को भी भाई लगेगा कि भाई किस किस तरह के जो है उस वक्त जो जनगीत हो गए या गीत नाटकों के लिए लिखे गए हैं उस वक्त में, उस दौर में। तो कोई ऐसा भी सुना? हाँ, ये है एक जी। वो असल में क्या है कि मैंने गीत तो बहुत कम लिखे हैं नाटकों में, ज्यादातर तो लिखवाए हैं। अच्छा। जैसे मंटू ने लिखे, प्रदीप पांडे जी ने लिखे, हेमंत दा ने लिखे, या और तमाम लोगों से हमने लिखवाए, या फिर इधर उधर से बहुत सारे गीत ढूंढ करके और उसमें जो है नाटकों में शामिल किए। नाटकों के लिए लिखवाए, लेकिन आपकी जो वैसे वो मैंने भी एक दो कुछ लिखे हैं, तो उसमें से एक है। और इत्तेफाक से ये इसका बैकग्राउंड बता दूं मैं कि जो नाटक बड़ा मशहूर नाटक हुआ है और आज तक भी है, वो हम लोग करते हैं उसको, जिस लाहौर ने वेख्या। जी जी जी। तो उसमें एक सिचुएशन है, एक गुंडा है और जिन्होंने नाटक देखा है, और एक पहलवान है वो, और बाकी ठीक ठाक लोग हैं, और एक उसमें नासिर काज़मी एक शायर है जी। और वो जो है वो बहुत ही सामयिक बात करता है और बहुत ही रैशनल आदमी है वो। तो उसके साथ उसकी झपट होती है, तो उसको चिढ़ाता है वो पहलवान कि हाँ सुनाइए, कुछ सुनाइए, आपने तो लिखा होगा कुछ। हाँ। तो वो सुनाता है फिर उसको जी। तो ये है वो कि बड़े तपाक बज़ाहिर खुशी से मिलते हैं, बड़े तपाक बज़ाहिर खुशी से मिलते हैं, हमारे दोस्त
बड़ी सादगी से मिलते हैं। वाह साहब। हुजूर बेच दी अपनी खुसूसियत सबने, हुजूर बेच दी अपनी खुसूसियत, खुसूसियत माने उसकी जो स्पेशलिटी, अच्छा, उसका स्वा हाँ, के जो है व्यक्ति का जो अपना अपनत्व, अपनापन अपनापन जो है, कि हुजूर बेच दी अपनी खुसूसियत सबने, तमाम चेहरे यहाँ आप ही से मिलते हैं। पहलवान से, पहलवान से ये कहा गया। और ये खारिशों के बदन और दुम हिलाते लोग, ये खारिशों के बदन खुजली वाले, हाँ, हाँ, ये खारिशों के बदन और दुम हिलाते लोग, ये रोग इनको तुम्हारी गली से मिलते हैं जी। और तुम्हारे सीनों में क्या है मुझे नहीं मालूम, तुम्हारे सीनों में क्या है मुझे नहीं मालूम, तुम्हारे कपड़े मगर आदमी से मिलते हैं। बस बहुत खूब। और ये तलखियां, ये गजल दोस्तों का नजराना, ये तलखियां मतलब कड़वाहट, कड़वाहट, ये तलखियां, ये गजल दोस्तों का नजराना, ये तजुर्बात मुझे आप ही से मिलते हैं। वाह, बहुत खूब। और हमारे जैसे कई और हैं जमाने में, हमारे जैसे कई और हैं जमाने में, फरेब खाते हैं दरिया दिली से मिलते हैं। तो ये इस तरह का बहुत ही गजब सर लिखा है आपने। और उस सिचुएशन को भी वो करने के लिए ना, क्योंकि जो जैसा उस वक्त का जो माहौल था, जो हमारे जिन लाहौर व्याख्या का जो वो दृश्य था, उसके हिसाब से मतलब जो है ऐसा है कि ये भी जो है आदमियों को जो है सदियों तक याद रहेगा। और बहुत ही वो लगा क्योंकि मैंने उसमें एक बुढ़िया का रोल किया था। जी जी, जो पंजाबी महिला है जी, और उसमें जो पंजाबी सीखी फिर मैंने अच्छा उस रोल के लिए। हाँ, और महिला का रोल किया जी। और उसमें फिर पंजाबी जब सीखी तो एक सिचुएशन थी, उसमें एक पंजाबी में गीत भी लिखा मैंने। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, वो हाँ, भी आपने लिखा नहीं वो, हाँ वो मुझे अब याद नहीं आ रहा, लेकिन वो मतलब पंजाबी में मैंने एक वो किया और उसको निर्मल को अच्छा लगा था, उसने वो रखा उसमें। तो याददाश्त तो सर सभी के जो है आजकल ऐसी है, वैसे भी हम लोगों की भी याददाश्त है। कुछ याद, लैले रोए रावी होर चनाब। हाँ हाँ हाँ, वही तो वो जो पूरी पहले की लाइन मुझे याद नहीं आ रही, खैर फिर कभी। चलिए जी, ठीक है। तो सर देखिए, युगमंच तो साल भर कुछ ना कुछ जो है सांस्कृतिक प्रोग्राम जो है करता रहता है, साल भर बिजी रहता है। तो आजकल जो है युगमंच क्या कर रहा है? और हाँ, साल भर हम लोगों के प्रोग्राम चलते हैं। हम लोग गीत संगीत के कार्यक्रम भी करते हैं, नाटक भी करते हैं, नुक्कड़ नाटक भी बहुत सारे किए हैं। स्कूल्स में जाकर के हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं। और जैसे डाइट हैं जो, जहाँ ये टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है जिलों के, वहाँ भी हम लोगों ने जाकर के कई ट्रेनिंग दी है, वहाँ भी नाटक किए है। और थिएटर इन एजुकेशन जो करके एक पॉलिसी है, उसमें भी बहुत सारा काम हम लोगों ने किया है और सिखाया है लोगों को। तो आपका जो सवाल था कि आजकल क्या चल रहा है जी, तो साल भर जो कार्यक्रम चलते हैं, आजकल हम लोगों का होली महोत्सव चल रहा है जी। अच्छा, अब होली महोत्सव जो है उसकी परिकल्पना 30 साल पहले वो, हाँ वही सवाल, और वो क्यों की सवाल यह है कि वो होली महोत्सव हम लोग क्यों करते हैं। जी, उससे पहले होली तो होती थी जी, और यहाँ की जो हमारी होली है कुमाऊं की खास तौर से जी, वो विचित्र है, अद्भुत है और इतनी गौरवशाली परंपरा है हमारी होली की कि वो ऐसी कहीं हिंदुस्तान में नहीं है। जैसे बरसाने की होली बहुत मशहूर है, हाँ, लेकिन वो अपनी तरह का है, उसमें है और बहुत खूबसूरत है वो भी होली, क्योंकि वो कृष्ण की जगह है जी। और होली और कृष्ण का जो है वो बहुत ही मतलब बिना कृष्ण के तो होली नहीं, बिना शिव के होली नहीं जी, जी। तो वो कृष्ण का जगह है, तो इसलिए वो वहाँ की होली बहुत अच्छी होती है जी। तो यहाँ की भी जो होली है वो गीत संगीत पर आधारित है मतलब उसमें वो जो धार्मिक है उसका वो तो पक्ष है, लेकिन उसका जो सांस्कृतिक पक्ष है वो बहुत जबरदस्त है और बहुत खूबसूरत है वो। और यहाँ की जो होली है हमारी, तो उसमें जो है इतना बड़ा एक पैकेज है जी, जिसमें बैठ होली है जो कि शास्त्रीय राग रागनियों पर आधारित है, गीत संगीत उसका है जी। और ठुमरी अंग जिसका जो है उसका, उसमें उसके बाद हमारी खड़ी होली है जी। जो बैठ होली है वो तो शहरों की, उसको नागर होली भी कहते हैं। हाँ, लेकिन जो हमारी जो फोक के आसपास, जो हमारे लोग के आसपास की जो होली है वो हमारी खड़ी होली है जी।
जिसको कि गाँव में सुदूर इलाकों में गाया जाता है। उसमें गायन भी है और नर्तन भी है, और उसमें गायन और नर्तन के साथ साथ ही जो है वो संगीत भी है और गीत भी है, और उसमें साज भी है, ढोल और ढोलक के साथ, चिमटे के साथ और इन सब चीजों के साथ, झांझ के साथ वो। और जैसे हमारा झोड़ा चांचरी छोलिया छपेली है, उसमें जो है वो होली जो है वो गाई जाती है, और गोल घेरे में जो हमारी यहाँ की परंपरा है, उसमें जो है वो होली गाई जाती है, और कंधे पे हाथ रख के या अलग से उस तरीके से गाई जाती है। वो अलग अलग इलाकों में अलग अलग उसके स्टेप और अलग अलग चाल उसकी और ढाल है, ठीक है। वैसी हमारी महिला होली, जो कि महिलाएं घरों में गाती थी या पटांगणों में। उसके साथ एक और है हमारा स्वांग, जो या तो रतियाली में होता है शादियों में, अच्छा हाँ, और या फिर होलियों में होता है स्वांग। स्वांग और जगह भी होता है, लेकिन यहाँ का स्वांग जो है शादी ब्याह में महिलाएं ज्यादा करती हैं। रात को जब बारात चली जाती है तो उसके बाद वो करती है, तो यहाँ पर वो होता है। और उस स्वांग में जो है महिलाएं करती हैं, और उनकी जो दुख दर्द है और साल भर के जो फ्रस्ट्रेशन है वो वहां पर वो उसमें उसकी अभिव्यक्ति उसमें होती है, और वो मर्द बन करके ज्यादातर महिलाएं उसमें वो करती हैं। जी। तो ये जो होली का इतना बड़ा वो है। दूसरा क्या है कि उसका जो एक तो ये है कि इतनी सारी चीजें हैं हमारी होली में। दूसरा क्या है कि वो हमारी होली जो है उसका समय भी का जो अंतराल है वो भी बहुत बड़ा। वो जो है वो वहां पर मतलब ये दिसंबर से शुरू होती है। पौष माह का जो पहला रविवार होता है, इतवार, जिसको पूस का इतवार कहते हैं यहाँ पहाड़ में, वहां से वो होली शुरू होती है, और मार्च में छलड़ी तक, और उसके बाद टीका तक, दंपत्ति टीके तक चलती है वो होली। जो बैठी होली जी। खड़ी होली का स्पैन छोटा है। वो क्या नाम, ये शिवरात्रि से और बसंत पंचमी से शुरू होती है। अच्छा हाँ, ठीक। और महिला होली भी लगभग तभी से शुरू होती है, या कुछ और पहले से, अब तो होने लगी है जब से होली महोत्सव शुरू हुआ। और उसके बाद जो, लेकिन जो बैठ होली है उसका इतना बड़ा वो है कि ये 3 और 3.5 4 महीने तक चलती है। जी। और उसको जाड़ों भर जो है वो चलती है। तो इतना ये है इसका। तो इसका हुआ क्या कि यहाँ का इतनी गौरवशाली ये परंपरा का जब ह्रास हमने होते हुए देखा जी, और उसमें जो लोगों ने जो प्लेन्स की जो तमाम बदतमीजियां थी होली के नाम पर, जो हुड़दंग था, होली का मतलब हुड़दंग, वहाँ कपड़ा फाड़ना, कीचड़ उछालना, गंदगी उछालना, शराब पी के दंगा करना, मुंह काला करना, और महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव करना, वो सारी जो बदतमीजियां और बदमाशियां थी वो यहाँ पहाड़ में भी और शहरों में खास तौर से, और बहुत नैनीताल में, क्योंकि मैंने देखा और हमने देखा तमाम, तो वो सारी की सारी यहाँ भी आ गई, और अपनी होली को लोग भूल गए। हाँ बिल्कुल। वो केवल जो है यहाँ पर बैठी होली का कुछ घरों में होती थी, और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो रही, नए लोग आ नहीं रहे उसमें, क्योंकि नए लोग तो हुड़दंग करना शुरू कर दिया। हाँ। और दारू का और नशे का प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया जी। तो जब हमने ये देखा, और हम लोग बचपन से क्योंकि चढ़ी के दिन होली खेलने निकलते थे, उसके बाद हम लोगों ने निकलना बंद कर दिया, बहुत सारे लोगों ने निकलना बंद कर दिया, और उसके बाद वो बदतमीज से बचने के लिए और मुंह काला कराने से बचने के लिए, हाँ। तो फिर हमने इस पर चिंता की, और तमाम लोगों को ने जो थे यहाँ के पहाड़ के, कि यार ये तो हमारी होली नहीं है। हाँ। हमारी होली तो रंग भरी और उमंग भरी है, और उसका जो संगीत पक्ष है, जो गायकी है, जो नृत्य है, यार वो तो अद्भुत है। हाँ। हम उसको छोड़ करके ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये बताइए। बिल्कुल। तो इस पर चिंता करने के लिए हमने तमाम लोगों को बुलाया, अच्छा, नैनीताल, और जोड़ा, और उनसे कहा कि भाई ये हम क्या कर रहे हैं, मतलब अपनी संस्कृति की बात तो हम बहुत करते हैं, बचानी है, तो बचेगी कैसे। हाँ। तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास तो करने होंगे, और लोगों को बताना पड़ेगा कि यार ये हमारी संस्कृति कौन सी है। जैसे कि जामवंत ने हनुमान को जगाया, तो लोगों को पता सबको है, केवल जगाना है, जगाने की जरूरत है। तो वो बात करके लोगों ने 30 साल पहले, आज अभी हम लोगों का जो होली महोत्सव हमने शुरू किया था, ये 29वां है। 1 साल बीच में ऐसी दुर्घटना कुछ हुई तो नहीं हुआ। अच्छा। तो ये 30 साल पहले हमने शुरू किया, और उसके बाद लोगों से सब एक राय लेकर के, अल्मोड़ा के हुक्का क्लब और हल्द्वानी के और तमाम आसपास के और सब लोगों से बात करके, पिथौरागढ़ के लोगों से बात करके, और कहा कि नैनीताल में 2 दिन का होली महोत्सव करते हैं एक, और उसमें क्या होगा कि जो नैनीताल में नहीं होता वो भी करेंगे। मतलब खड़ी होली यहाँ नहीं होती थी, हाँ, खड़ी होली की टीम हम बुलाएंगे। हाँ। हमारे एक मित्र थे संतोषा,
वो टीचर थे वहाँ, क्या नाम, ये पिथौरागढ़ में, यहाँ नैनीताल युग मंच के थे वो। तो उनसे कहा वो पूरी बस भर के खड़ी होली की टीम को यहाँ पर लाए। महिलाओं से हमने कहा कि आप लोग अपने घरों में होली करते हो या अपने पटांगणों में या एक दूसरे घरों में, आप मंच पर आइए। बड़ी मुश्किल से समझा करके उनको पहली बार मंच पर लाए हम लोग जी। उसके बाद क्या किया कि स्वांग भी हमने करवाया जी। जो स्वांग की परंपरा भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। खड़ी होली, बैठ होली के लिए भी हमने कई बैठकें नैनीताल में जी पूरे मंचों पर की फिर उसको जी। और उसके बाद फिर लोगों को बताया कि भाई ये हमारी होली। तो पहली बार जब हमने किया तो उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लगा। अगले साल से हमने उसको 3-4 दिन का करना शुरू किया और तमाम तरह के लोग, टीमों को बुला करके खड़ी होली की कई टीमें बुलाई फिर हमने। जब लोगों को पता लगा कि यार नैनीताल में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो कई लोगों ने, टीमों ने हमसे संपर्क किया जी जी। खड़ी होली की टीमों ने कि हम भी आएंगे। तो उसमें से हमने 3-3, 4-4, 5-5 टीमें फिर बुलानी शुरू की यहाँ पर। उस तरीके से पूरे इस तरीके से किया। उसके बाद हमने कहा कि यार ये जो होली हम कर रहे हैं तो ये केवल महोत्सव मनाने से क्या होगा। सवाल ये है कि ये जो इतनी खूबसूरत हमारी परंपरा है, ये नई पीढ़ी तक जानी चाहिए, ये आगे तक जानी चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने सेमिनार आयोजित किए कि उसको कैसे वो करेंगे। अच्छा। और उसके बाद उसी में से वो कि उसको कैसे यूनिवर्सिटी के संगीत के करिकुलम में शामिल किया जाए। अच्छा। क्योंकि उसमें जो है, जो लाइट म्यूजिक भी है ना, म्यूजिक के साथ वहां पर राग रागिनियों के साथ साथ, तो वो लाइट म्यूजिक में जो ठुमरी अंग, ये भी तो होली वही है। हालांकि बहुत सारी चीजों को ये कह सकते हैं कि साहब वो जो शुद्ध राग नहीं है इसमें, तो नहीं है। क्योंकि वो बहुत सारे लोग जो होली गाते हैं तो वो बेचारे कोई संगीत सीखे हुए या राग रागनियां सीखे हुए तो नहीं होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन ज्यादातर लोग नहीं होते। वो सीख करके गा रहे हैं। तो वो सब हुआ, तो उसमें ये हुआ कि उसमें करिकुलम में वहाँ शामिल किया जाए। तो डॉक्टर विजय कृष्ण जो हमारे हुए गुरुजी, तो उन्होंने वहाँ पर बात भी रखी और यूनिवर्सिटी में उसको शामिल कराने की उन्होंने कोशिश भी की। अच्छा। कि वहाँ लाइट म्यूजिक में उसको रखा जाए। अच्छा। एक हम लोगों ने दूसरा काम क्या किया कि नई पीढ़ी को कैसे जोड़ेंगे। तो हमने उसकी वर्कशॉप शुरू की, बैठ होली की भी और खड़ी होली की। अच्छा। शारदा संघ में हम लोगों ने उसकी वर्कशॉप शुरू की। ठीक। फिर राम सेवक सभा वालों ने भी, जो यहाँ करते हैं, उन्होंने भी वर्कशॉप शुरू की। और उसमें बड़े जो उस्ताद थे, जैसे गिरधारी बाबू का मुझे नाम याद आता, उनको लाए हम लोग, ऐसी तमाम लोगों को। अच्छा। क्या आप सिखाइए बच्चों को, नई पीढ़ी को। और हम लोगों ने कलाकार उनको प्रोवाइड कराए जो सीखने वाले बच्चे थे। तो वो आज, और उसका ये नतीजा है कि आज जो तमाम नई पीढ़ी गा रही है होली नैनीताल में खास तौर से, तो वो वही लोग हैं जो वर्कशॉप से निकले हुए हैं लोग। अच्छा। ऐसे तमाम नाम। तो वर्कशॉप अभी भी चलती है? अभी भी चलती है हमारी वर्कशॉप। खड़ी होली की तो नहीं होगी। खड़ी होली की वर्कशॉप तो सर वही है, मुश्किल जो है कि जो बैठकी होली है वो ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि हम भी जब जाते हैं सुनने के लिए बैठते हैं, तो लेकिन हमारे को क्योंकि उसका ज्ञान है नहीं, तो हमारे थोड़ा उतना समझ में नहीं आता है। लेकिन जो देखते हैं कि लोग बाग इतने पूरे बुजुर्ग वगैरह जो है पूरा बैठे रहते और पूरी तन्मयता के साथ में देखा कि अभी ये गा रहे, तो फिर उसके बाद फिर वो उठा रहे हैं, फिर वो उठा रहे हैं जी। तो एक अलग तरह का माहौल उसका जो है, हाँ वो है। और वो जो है मतलब उसको सीखना पड़ता है जी जी। अच्छा, सीखने की परंपरा थी नहीं, सिखाने की और सीखने की। हाँ। क्या है, लोग जाते जाते भाग लगाते उसमें भाग लगाना भी होता है। हाँ, जैसे कि एक मुख्य गायक होते हैं और बाकी लोग भाग लगाते हैं। तो भाग लगाने वाले धीरे धीरे सीख जाते थे और फिर वो गवैया हो जाते थे। तो उसमें इस तरीके से सीखा। तो हमने वर्कशॉप लगाई जी और नए लोगों को सिखाया जी, बाकायदा उनको पारितोषिक दिए और उनको एक तरीके से वो की। ऐसे बड़े लोगों का हमने, जो होली के होलियारों का सम्मान उस तरीके से नहीं हुआ करता था। हाँ। कि वो उनसे कहा जाता था कि ये तो होलियार हैं और ये जो पूस में जागेंगे और ये फागुन में और बसंत में जाकर के, उसके बाद जाकर के ये सो जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। और वो उनको कलाकार के रूप में नहीं मान्यता थी। तो हमने उनको मंच पे सम्मानित करना शुरू किया बाकायदा जी जी। खड़ी होली वालों को, बैठ होली वाले को, महिला होली वालों को, सबको, और आज भी करते हैं जी। तो इस तरीके से परंपरा चली आई और हम लोगों ने, और आज उसका आप परिणाम देखिए कि फिर से वो जो थी होली बाकायदगी से शुरू हो गई। हाँ। मतलब बिल्कुल खत्म तो नहीं हुई थी। हाँ, लेकिन वो बाकायदगी से शुरू हो गई। और दूसरे एक बात सबसे बड़ी मैं बताऊं कि उसमें जो तमाम वो
कपड़े फाड़ने की और मुंह हम्म। काला करने की और बदतमीजियां और कीचड़ उछालने की जो परंपरा थी, वो जिस साल से हमने होली महोत्सव शुरू किया उस साल से बिल्कुल खत्म हो गई। किसी ने भी सोचा ही नहीं उस तरीके से, जी। क्योंकि उनको लगा कि यार होली तो असल में ये है, और जो करने वाले थे उनको शर्म आई थी। हाँ हाँ हाँ, कि भैया जब आप ऐसे कर रहे हैं सारे लोग जो तो है ये उसको हुआ, enjoy और कर उसका रहे परिणाम ये है। और मैं एक बात और बताऊं कि महिलाएं जो घर से नहीं निकलती थी, हैं। आज ये स्थिति है कि यहाँ से मतलब वहाँ देहरादून से लेकर के और हल्द्वानी और चंपावत तक और कहाँ कहाँ तक सब जगह महिला पुरुषों से बहुत आगे निकल गई। जी जी जी। उनके जो होली महोत्सव हो रहे हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, उनके जो महिलाओं की होली गायन की प्रतियोगिताएं हाँ। और आयोजन वो ज्यादा हो रहे हैं। हाँ उन्होंने धूम मचा रखी है। जी। तो सर इस बार जो है कितने तारीख से जो है महोत्सव शुरू होगा और कब तक रहेगा? हाँ, हम लोगों का होली महोत्सव जो है इस बार जो है वो 9 तारीख से शुरू होगा, 9 मार्च से, जी क्योंकि हमारी ये परंपरा रही है जी कि हम लोग होली महोत्सव जो है युग मंच का, वो जिस दिन रंग पड़ता है जी। अच्छा ठीक है। तो उस दिन से शुरू करते हैं। चीर बंधन और रंग जो पड़ने का दिन है जी उस दिन से हमारा होली महोत्सव शुरू होता है। और यहाँ जो नैना देवी मंदिर है वहां से हमारा होली महोत्सव शुरू होता है। जी। खड़ी होली वहां पर होगी पहले, और उसके बाद यहाँ रामलीला मंच में जो है महिला होली होगी, बच्चों की होली होगी और खड़ी होली होगी। तो ये परंपरा हमारी कई दिन तक चलेगी। जी। फिर शारदा संघ में और कई जगह फिर वो जो है राम सेव उत्सव वगैरह में जो है वो जो है बैठ होली होगी। और बैठ होली तो कई जगह और भी होती है, लेकिन ये जो क्या नाम संस्थागत रूप से जी तो हम लोग जो है वो कई बैठकें उसमें करते हैं। उसमें भी जो है बाहर के लोगों को और यहाँ के लोगों को सबको बुला करके उसमें बाकायदा शामिल किया जाता है और उनको सम्मानित किया जाता है। और इस तरीके से हमारा ये जो है ये जिस दिन छलड़ी होती है तब तक चलेगा ये। अच्छा। यानी कि इस बार 9 तारीख से 15 तारीख 9 तारीख से 15 तारीख को समापन होगा उसका। और सर एक ये भी है कि जैसे हर बार बहुत दूर दूर से टीमें आती हैं, तो इस बार कहाँ कहाँ की टीमें आ रही है, कुछ ऐसा? हाँ, इस बार भी जो है अभी खड़ी होली की टीम जो है, एक तो ये धौल छीना की हमारी जो गैड़ा लोगों की टीम है, अच्छा, वहां से आएगी। और भी अभी उनसे टीमों से बात चल रही है जी। तो अभी देखो कहाँ कहाँ की टीमें आती है। अच्छा, तो ये है। अच्छा, पूरे अभी मतलब जो है हाँ, सब से अभी मतलब पूरी हो नहीं पाई। उसमें कई चीजें असल में होती हैं कि आना जाना रहना खाना पीना और सब पूरा खर्चा व्यवस्थाएं पूरी पूरी वो सब चीजें देखनी पड़ती हैं। तो उसमें से तो कभी हम अभी स्थितियां ऐसी हैं कि इतनी महंगाई का दौर है तो वो कभी 2 टीम बुलाते हैं, कभी 1 टीम बुलाते हैं, कभी ज्यादा पैसे अगर कुछ चंदा हो गया ठीक से या आर्थिक संसाधन जुट गए तो 3 टीम भी बुला लेते हैं। अच्छा। बाकी बैठ होली के लोगों को भी हम बाकायदा आना जाना सब पूरा देते हैं। पहले ऐसी परंपरा नहीं थी। हाँ। किसी को कोई अपने खर्चे से लोग करके जाते थे। हाँ। हम लोगों ने उनको बाकायदा पैसा वैसा देना शुरू किया है। जी जी जी। और उनको रहने खाने की पूरी व्यवस्था हम लोग अच्छे तरीके से करते हैं और बुजुर्ग होलियारों को हम लोग सम्मानित भी करते हैं। अच्छा। ये इस तरीके का इस साल भी होगा वो जी और आगे भी चलेगा। हाँ, क्योंकि जो ऐसी खड़ी होली की हमने खुद नहीं देखी थी, इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं पूरा ढोल दमाऊ के साथ में इतना, वैसे ना हमारे पहाड़ों में भी होती है क्योंकि रानीखेत साइड में हमारे उधर होती है तो 2 निशान वगैरह होते हैं, ढोल दमाऊ वगैरह होता है, लेकिन जो इनका पूरा बैंड वगैरह जो होता है एक अलग ही जो है वो उसका रंग जो है दिखाई देता है। तो जो देखने वाले सुनने वाले भी होते हैं तो उनके अंदर भी एक रंग जो है जमने लगता है उससे। बिल्कुल बिल्कुल जी। सर एक और सवाल ये है कि सर संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है देखिए संस्कृति के क्षेत्र में देश का जो सर्वोच्च पुरस्कार है और जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आपको जो है पिछले साल जो है प्राप्त हुआ है, तो इस अवार्ड के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे? तो असल में ये जो अवार्ड मुझे मिला है वो केवल मेरा नहीं है बल्कि पूरे पहाड़ का सम्मान है, हमारे कुमाऊं का सम्मान है जी। और क्योंकि देश का ये संस्कृति के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है और राष्ट्रपति इसको देते हैं जी, तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और मेरे लिए इसलिए खास है ये कि ये सम्मान जो है वो इतने सालों की तपस्या के बाद यहाँ किसी व्यक्ति को मिला है जी। यहाँ के हमारे कुमाऊं के कई लोगों को, बहुत सारे लोगों को, हमारे बुजुर्गों को पहले भी मिला है ये सम्मान जी। अच्छा। गढ़वाल में भी कई लोगों को मिला है जी। और गढ़वाल में जो मिला है और यहाँ जो मिला है उसमें थोड़ा सा अंतर ये है
कि गढ़वाल के कई लोगों को गढ़वाल में काम करते हुए वो पुरस्कार मिला है, जैसे नरेंद्र सिंह नेगी को या डी.आर. पुरोहित को और कई लोगों को, जी जो अपने क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं। सॉरी। लेकिन कुमाऊं के साथ ये रहा है कि कुमाऊं के लोग जैसे मोहन उप्रेती जी हो गए, B.M. शाह जी हो गए, या और कई लोग, दीवान सिंह बजेली जी हो गए, जी तो उनको जब वो बड़े महानगरों में जाकर के स्थापित हो गए, जी तब वो सम्मान उनको मिला वहां जाकर के। जी पहाड़ में काम करते, पहाड़ में रहते हुए उनको सम्मान नहीं मिला। तो मुझे यहाँ काम करते हुए इतने साल से, 50 साल से, 60 साल से, जी तो ये सम्मान मिला है, तो ये मेरा बड़ा महत्व है उसका। और आगे भी लोगों को इससे राहें खुलेंगी और उनको जो है लगेगा कि ये अगर ईमानदारी से और मेहनत से काम किया जाए तो कोई भी सम्मान आपको मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि मेहनत बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, तो ये तो है दोस्त सर, हमारे लिए भी बड़े गौरव की बात है और ख़ास तौर पर युगमंच के लिए भी बहुत गौरव की बात है। लेकिन अब इसी सवालों में ही एक, वैसे तो सवाल मेरा दूसरा था, लेकिन एक सवाल ये भी है कि सर युगमंच पूरी मतलब हिंदुस्तान में भी, दुनिया की नज़रों में भी एक ऐसा संस्था है जो कि इतने सारे नाटक वगैरह करता है और जिसने इतने सारे जो एक्टर वगैरह दिए हैं बाहर को, थिएटर को भी और फिल्मों को भी दिए हैं। लेकिन युगमंच का जो अपना क्या मतलब स्थिति है, क्योंकि हमारे टाइम पर जो बहुत टाइम पहले देखते थे तो रिहर्सल वगैरह के लिए भी बड़ा दिक्कतें होती थी, कहाँ कहाँ कर रहे हैं, कुछ करें। तो इस तरीके से जो एक अलग से जो एक स्टेडियम की बात हो रही थी कि ऐसे, या थिएटर हॉल की जो जहाँ पर प्ले वगैरह किए जाते हैं, ऑडिटोरियम की, तो और ऑडिटोरियम के साथ साथ में जो एक युगमंच का हम लोग का ये चलता था कि भाई एक अपना भी एक कुछ जगह हो जहाँ पर कि जो प्रैक्टिस होती है, रिहर्सल वगैरह होती है, वो होती। तो सर वो सब में कुछ फर्क पड़ा है या कुछ बना है, या फिर वैसा का वैसा है जैसा पहले? असल में स्थितियां जो हैं वो पहले से भी और ख़राब हुई हैं जी। यहाँ से नैनीताल में जो ये मिट्टी है इसकी, इसमें दो चीज़ें के लिए बहुत ज़रखेज़ है, बहुत उपजाऊ है जी। एक तो है नाटक जी और एक है हॉकी। हॉकी, ठीक है। यहाँ ऑल इंडिया जो है वो टेट्स कप हॉकी टूर्नामेंट होता है और हॉकी के लिए तो बहुत बचपन से हमने देखा है कि बड़ी बड़ी टीमें यहाँ होती थी, नैनी वंडर्स वगैरह और DSP फॉरेस्ट की और तमाम, और बड़े बड़े प्लेयर निकले। जैसे 2 लोग तो ओलंपिक में गए यहाँ से, सैयद अली और ये रावत, क्या नाम है उनका? हाँ, ये क्या रावत है वो? हाँ वो भोपाल नहीं कुछ और रावत का। देखो एक मिनट, याददाश्त जो है वो बहुत दिक्कत कर रही है और मेरा पड़ोसी है और मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, रावत जी। तो बहरहाल 2 लोग ओलंपियन यहाँ से गए जी। यहाँ से थिएटर का बहुत बचपन से रहा है और मैं एक नाम लूँगा उसमें ख़ास तौर से, नाम तो बहुत सारे हैं, बृजमोहन शाह, B.M. शाह जी का। मज़ेदार बात यह है कि वो हॉकी की बहुत बढ़िया खिलाड़ी थे। अच्छा। और नाटक के भी कमाल के एक्टर और कमाल के लेखक। हाँ। कई नाटक उन्होंने लिखे हैं, बड़े मशहूर नाटक हुए हैं उनके जी। और वो यहाँ से गए और दिल्ली में पढ़ाया उन्होंने। उसके बाद वो NSD में एज ए प्रोफेसर उनका अपॉइंटमेंट हुआ और उसके बाद वो जो है वहाँ के डायरेक्टर बने। उससे पहले जो B.M. शाह जी थे, वो जो NSD खुला था, सन मुझे याद नहीं आ रहा है, उसके पहले बैच के ग्रेजुएट हैं। अच्छा, ये नैनीताल के लिए बहुत गौरवशाली बात है। हाँ। कि जो 15-20 लोगों का जो एक बैच होता है, उसके पहले बैच के जो है मनोहर सिंह और सुरेखा सीकरी और इन तमाम लोगों के साथ के हैं। अच्छा। B.M. शाह जी। हाँ। वो नैनीताल के। जी 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 जी। तो नैनीताल में ऐसे ऐसे लोग दिए जी। और तमाम लोग यहाँ से NSD गए। फिर उसके बाद हाँ वही 18 लोग युगमंच ने जो है वो NSD को दिए जी। 7-8 लोग पूना फिल्म शूट गए, BNA गए कई लोग जी। और उसमें जो है अभी तमाम लोग जैसे ललित तिवारी हैं, सुमन वैद्य हैं और गोपाल दत्त हैं। हाँ। सुनीता रजवार हैं और ज्ञान प्रकाश हैं, ईशान त्रिवेदी हैं जी। और तमाम लोग, नाम कहाँ तक लूँगा जी, जी, जी। और उसके बाद बहुत काम कर रहे हैं फिल्मों में भी और इसमें तुम्हारे थिएटर में जी जी।
तो इस तरह के लोग यहाँ से गए हैं तमाम के तमाम, और उनको एक प्लेटफॉर्म मिला और इसलिए वो आगे गए। जी और स्थितियाँ जो हैं वो मैंने जैसा कहा कि वो बहुत अच्छी नहीं है। रिहर्सल के लिए कोई जगह नहीं है हम लोगों के पास, जी। कोई ऐसा बन नहीं पाया। बहुत सालों से हम लोगों की डिमांड रही जी यूपी के टाइम से कि यहाँ पर हाँ। एक फुल फ्लेज ऑडिटोरियम बनना चाहिए जिसमें लाइट साउंड पूरा जी। हो, सब हो। जी क्योंकि जो हम नाटक करके तैयार करके और फिर कहीं मंचन करना चाहते हैं, तो जितनी हमारी एनर्जी नाटक को तैयार करने में लगती है, उतनी ही एनर्जी हमारी फिर उसमें वेस्ट होती है, क्या नाम, संसाधन जुटाने के लिए, लाइट साउंड और पर्दे और विंग्स और दुनिया भर की चीजें। जी कहीं ऐसा है नहीं यहाँ। जी जी वही तो इतनी बड़ी डिमांड, इतने सालों की डिमांड होने के बावजूद भी अभी तक कोई भी ऑडिटोरियम यहाँ नहीं बन सका। तो सर बीच में एक बार चल तो रहा था कि कुछ कह रहे थे कि इधर कहाँ बनाएंगे, नहीं, एक ओपन एयर थिएटर बना है, वो भी नैनीताल के मतलब का नहीं हाँ, है, और वो तो भी अजीब सा बना दिया। वो तो फिर वो पे एक आदमी खड़ा होकर के गाना गा सकता है उसमें, हाँ उसमें, और उसमें वो थिएटर के मतलब का है नहीं असल। तो क्योंकि लोगों को देखने के लिए भी जगह नहीं है ना वहाँ, तो इतनी नहीं जगह भी नहीं है, और वो और रोड स्टेज पर- भी नहीं बनाना हाँ, थिएटर के मतलब का ना, वो एक गोल उन्होंने एक वो बना दिया है उसमें बनाया है। हाँ, तो वो उस तरीके का ऑडिटोरियम तो नहीं है वो, तो ऑडिटोरियम तो बंद होता है। मतलब हाँ, और नैनीताल के मौसम के open हिसाब air से तो वाला। यहाँ बंद ऑडिटोरियम होना चाहिए। खुले में तो आप थोड़ा बहुत कर सकते हो। यहाँ अभी आप कुछ कर रहे हो, थोड़ी देर में बारिश आ गई, थोड़ी देर में मौसम हो गया, जाड़ों में कुछ नहीं हो सकता, बरसात में कुछ नहीं हो सकता, केवल गर्मी में, वो गर्मियों में भी यहाँ कई दिन बारिश हो जाती है जी। तो यहाँ तो फुल फ्लैश एक ऑडिटोरियम चाहिए ना, और रिहर्सल की जगह चाहिए। वही तो, वो अभी तक नहीं है। अभी सीआरसी इंटर कॉलेज जिससे मैं पढ़ा हूँ, वहां पर एक हॉल बना है और उसमें स्टेज वगैरह ही बना है, लाइट साउंड का भी वहाँ अरेंजमेंट एक हो रहा है उसमें पूरा का पूरा। तो देखते हैं वो कैसा शेप लेता है। अच्छा, अभी मतलब मॉडिफाई कर रहे हैं और वो बड़ी उसका कैपेसिटी का जो है वो अच्छा करीब 300, 350, 400 की कैपेसिटी का वो बनना। जो पहले छोटा है वो तो 100 लोगों के करीब का है, छोटा सा हॉल है वो, एक बड़ा पीछे बन रहा है। उसमें वो बन गया है लगभग वो। जी। तो उसमें से शायद हम लोगों को उद्घाटन करना है उसका, पहला एक नाटक करके। अच्छा हाँ, मई में है कुछ ऐसी बात हो रही। अच्छा, मतलब इधर ही जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो लेकिन उसमें क्या हम लोगों को रिहर्सल वगैरह, अब रिहर्सल की तो वही सवाल है ना कि रिहर्सल के लिए तो भीख मांगनी पड़ती है के साथ दे दीजिए। और अब क्या है कि रिहर्सल के लिए भी आपको पहले मिल जाया करता था, अब उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। नैनीताल बिल्कुल कमर्शियलाइज हो गया है, इतना भीड़ है यहाँ उसकी, क्या नाम, ये टूरिस्टों की वही क्या तबाह हो गया है नैनीताल। क्योंकि समस्या तो हमारी वही है ना, रिहर्सल की। पहले तो रिहर्सल के लिए हमको जगह चाहिए, तो वही जो है हमको वो उपलब्ध नहीं है। लेकिन वो स्ट्रगल है, वो पहले भी था, वो आज भी है। जी और वो चल रहा है, चलता, पता नहीं वो स्ट्रगल कब खत्म होगा। जी। तो लेकिन उसका भी अपना मजा है जी। तो सर अब एक और आखिरी सवाल, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा बातचीत भी हमारी हो चुकी है, और अगर हमारा तो ये लगता है कि जब अगर हम बात करेंगे तो पता नहीं कितने एपिसोड उसके बन जाएंगे, क्योंकि फिर भी जो बातें हैं, जो जानकारियां हैं, वो पूरी नहीं हो पाएंगी। तो चलते चलते एक सवाल है कि सर, जो थिएटर के जो विभिन्न रंगों के साथ आपने अपनी ज़िंदगी जी है, और साथ साथ अपने जो गृहस्थ भी ज़िंदगी जी है, तो दोनों में जो तालमेल बिठाने का सवाल होता है आदमी को, ये बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि ज़्यादातर आप तो थिएटर में व्यस्त रहते हैं, सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है हम तो देखते आए हैं। तो जितने भी काम होते हैं, क्योंकि चाहे इधर उधर से प्रोग्राम्स करवाने हों या फिर लोगों से बातचीत करनी हो, तो उस पर रहता है, और फिर उधर घर भी देखना है। तो इसको आप मतलब किस तरीके से जो है मैनेज कर पाए, और इसके आप जो हमारे दर्शकों को जो इन दोनों चीज़ों से जो लोग जोड़ना चाहते हैं, तो उनको जो है क्या संदेश देंगे आप? असल में मैं संदेश तो खैर क्या दूंगा, लेकिन कुछ कहूंगा बाद में। पहले मैं बताऊं कि ये जो मेरा रहा है पारिवारिक, जो तुमने पूछा जी, तो मुझे अपने परिवार से बहुत सपोर्ट मिला है जी। मेरे बड़े भाई साहब ने, मेरे पिताजी ने बहुत सपोर्ट किया, और पिताजी ने तो यहाँ तक हुआ कि एक बार ये बीएम शाह जी ने यहाँ पर एक वर्कशॉप लगाई थी, और उसमें 2 नाटक किए थे, जुलूस और एक और नाटक था। नहीं, वो भगवा दज्जुकम, बहुत पहले की बात है। ठीक है। और उसके बाद पहला उनसे हमारा इस तरीके से वो था, आमना सामना थिएटर। हालांकि जानते हम पहले से ही थे, बात होती थी, लेकिन इस तरीके से उनके साथ काम करने का पहला मौका उसको मिला था। तो उसके बाद वो दोनों सफल नाटक हुए, और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि जरूर तुम जो है एनएसडी चलो। अच्छा, ठीक है।
मैंने कहा सर मैं नहीं जा सकता, क्योंकि फिर घर की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है और मेरे भाई साहब जो है वो नौकरी छोड़ करके बीमारी की वजह से यहाँ वापस आ चुके हैं और पिताजी अकेले हैं और वो भी अक्सर बीमार रहते हैं। बीएम शाह जी मेरे पिताजी के पास चले गए कि ये मुझे दे दो इसको, और एनएसजी के बाद की भी जिम्मेदारी मेरी रहेगी इस लड़के की। अच्छा, ऐसी अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं मिलती जी, बिल्कुल। लेकिन वो घर की स्थिति देख करके मैंने उनसे हाथ जोड़ के माफी मांग ली कि सर मैं नहीं जा सकता। अच्छा, हालांकि मेरी उम्र तब बहुत ज्यादा नहीं थी। लेकिन मैंने उनको मना कर दिया। उसके बाद जुयाल गए, उन्होंने जुयाल से कहा, शोषण जुयाल, वो नौकरी छोड़ के गए। अच्छा, हालांकि नौकरी छोड़ के भी यहाँ कई लोग गए, ललित तिवारी गया, निर्मल नौकरी छोड़ के गया, लेकिन मैं नहीं जा सका। नहीं, क्योंकि हर किसी का ख्वाब होता है जब आप थिएटर कर रहे हैं तो फिर मुझे लगा कि यार मैं यहीं करता हूँ जी, क्योंकि मैं थिएटर तो करता ही रहूंगा, पिताजी का हाथ भी बटाऊंगा दुकान में और थिएटर भी करूंगा, और मैंने वो छोड़ा नहीं जी। फिर युगमंच का साथ मिला मुझे और तमाम दोस्तों का, मित्रों का, गिरदास जैसे गुरुजी, के पी शाही जैसे गुरुजी, अवस्थी मां साहब और तमाम लोग, और शेखर पाठक जैसे तमाम लोग। तो वो चलती रही वो, और उसके बाद लगातार वो काम करते रहे हम लोग। अब 50 साल हो जाएंगे, गोल्डन जुबली यार है अगले साल 26 में। अच्छा, 26 में गोल्डन। हाँ, 50 साल। 50 साल किसी संस्था का चलना 50 साल तक। तो दोस्तों 50 साल चलना, लोग तो जो है 2-4 साल में ही जो है नहीं चल पाते हैं, नहीं चल पाते। लेकिन अब एक संस्था है जो 50 साल जिसको होने जा रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा बहुत ज़्यादा हमारा सहयोग है ज़हूरदा का भी, क्योंकि हर कोई मतलब ज़हूर आलम हैं, लेकिन जो भी होता है तो बातचीत में एकदम से यही निकलता है कि ज़हूरदा करके निकलता है। हाँ, पत्नी का भी इसमें बहुत बड़ा मेरे रोल रहा है शादी के बाद। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और आज भी करती हैं जी, कि तुम करो जो कुछ करना है। हाँ, यही, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है कि भाई आप जो घर गृहस्थी भी देख रहे हैं, और जब क्योंकि ऐसे में जब आप कुछ काम करते हैं तो बाहर से आपको ज्यादा जो है बातचीत फिर बाहर लोगों से होती है, थिएटर के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में। 50 कभी यहाँ जाना है, कभी वहाँ जाना है, सब कुछ होता है, तो आदमी घर में टाइम नहीं दे पाता, तो इसलिए थोड़ा मुश्किलें भी जो है कभी खड़ी होती हैं ऐसे में ना। हाँ, वो तो रहा है, घर में मैं समय नहीं दे सका। हाँ, इसका मुझे अफसोस भी है, दुख भी है, लेकिन मुझे कभी मेरे घर वालों ने, मेरी पत्नी ने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि तुम घर क्यों नहीं देखते या दुकान क्यों नहीं देखते। तो ठीक है, मतलब जो मैं जितना कर सकता था या जो मेरी इच्छा थी उसको मैं कर रहा हूँ जी, बहुत ही छोटे रूप में, लेकिन बढ़िया। हम तो यह है कि आप जो है, सबसे बड़ी चीज है कि थिएटर से जुड़े लोगों को, जो संस्कृति से जुड़े लोगों को, उनको आपसे एक प्रेरणा मिलती है कि भाई ज़हूरदा जो है लगे हुए हैं, उन लोगों के पीछे इतने लोग जो है इसी फील्ड में जो है, थिएटर में भी, फिल्मों में भी गए हुए हैं, तो सबको एक ताकत मिलती है। हम भी चाहे अभी कुछ नहीं, कुछ और कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के साथ में रह करके बहुत कुछ हमने सीखा है। और मुझे तो याद भी आता था, मैं आपके पास में भी आता था तो कभी उर्दू सीखता था, कभी कुछ सीखता था, कुछ सीखते, तो बहुत सी चीज़ें आपसे सीखने को मिली हैं। तो फिर आज की बात जो है यहीं पर ही, और आपको कुछ खास हमारे दर्शकों के लिए आपके पास कुछ खास हो ऐसी चीज जो संदेश मतलब, आप देना चाहें? संदेश तो खैर मैं क्या दूंगा। मतलब ये बातचीत चल रही, बहुत अच्छा लगा बात करके जी। और ये दर्शकों और तुम्हारे चैनल के माध्यम से जाएगी, और जहां तक भी जाएगी ये बात जी, तो मेरा बस एक ही कहना है कि आप जो भी काम करें जी, कुछ भी करें, चाहे वो आप पढ़ाई करें जो छात्र हैं जी, और चाहे आप दुकानदार हैं, चाहे ऑफिस में काम करते हैं, या आप क्रिएटिव काम करते हैं जी, जो भी काम करें ईमानदारी से करें, बिल्कुल, और पूरी शिद्दत के साथ करें। और उसमें यह होना चाहिए कि मैं जो भी काम कर रहा हूं उसमें एक एक्सीलेंस होना चाहिए। खाली मीडियोकर की तरीके से काम मत करिए। हाँ, ईमानदारी से काम होना चाहिए ना, एक मीडियोकर की तरह से भी काम मत करिए। छात्रों से भी मेरा यही कहना है कि कुछ बनने की तमन्ना होनी चाहिए, और बनने के बाद बनाने की तमन्ना होनी चाहिए जी। केवल अपना परिवार देखना, अपने बच्चे देख लेना, ये तो एक कीड़े मकोड़े भी करते हैं जी 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 जी। तो अगर इंसान है और उसमें इंसानियत है जी, तो उसको समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए सोचना चाहिए और करना चाहिए। एक बेहतर दुनिया बनाने का सपना होना चाहिए जी। चाहे वो माध्यम नाटक हो, संगीत हो, या आपका जो आप काम करते हैं कुछ भी जी, वो हो, बिल्कुल, एक बेहतर दुनिया
और एक बेहतर समाज बनाने का जो काम करने का सपना, और उसमें कितना हाथ हम बटा सकते हैं, ये होना चाहिए। बस यही मेरा कहना जी। तो दोस्तों, आज हमारा जो है अगेन विद लक्ष्मण में जो प्रोग्राम है उसमें पहला एपिसोड था, और इसमें हमारे जो पहले मेहमान थे हमारे तो बहुत ही पुराने, जिनके साथ में हमने काम किया, श्री ज़हूर आलम ज़हूरदा, तो उनके साथ में बहुत अच्छी बातें हुई हैं। और हम चाहते हैं कि जो आशीर्वाद अभी तक हमको थिएटर क्षेत्र में उनसे मिलता रहा, वो आशीर्वाद आगे भी मिलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ में हम ज़हूरदा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बहुत अच्छा जो है आज का हमारा जो पहला एपिसोड है उसमें आपसे जो अरे है ये मेरा सौभाग्य है कि तुमने मुझे मतलब इतने लोगों तक पहुंचाने का, सर ये तो आप रखने का ये तो हमें आप शर्मिंदा कर रहे हैं सर, नहीं, क्योंकि आपको तो मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आपको कोई पहचान की ऐसी जो ज़रूरत हो, क्योंकि आपको तो सारे लोग लगभग जानते हैं, बहुत सारे लोग जो क्योंकि अलग अलग फील्ड के भी हैं वो भी जानते हैं, क्योंकि थिएटर तो हर कोई लोग जो है देखते हैं आजकल, तो इतने सारे नहीं, वो मेरा मतलब ये मुझे जानेंगे ऐसा नहीं, हाँ कि वो बात जाएगी, मतलब बात लोगों जाएगी। तक, जी ये बिल्कुल है बिल्कुल, महत्व, जी जी उनके इतने लोगों तक जो बात हमारी हुई है वो जाएगी। जी जी बिल्कुल, आपकी बात जो है लोगों तक जाएगी, और उम्मीद करेंगे कि जो है हम इस अपने ऐसे प्रोग्राम जो है एक एपिसोड अपने शुरू किया है, इसमें आगे लगातार हमारा चलता रहे। और मेरी पूरी शुभकामनाएं बहुत बहुत कि ये धन्यवाद। सफल होगा, पूरा आगे जाएगा, और अच्छे अच्छे लोगों से तुम्हारी बातचीत होगी, जी बेहतर लोगों से, मुझसे भी बेहतर लोगों से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, फिर मिलते हैं आपसे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। धन्यवाद।